दोस्तों नमस्कार। सैम टीवी के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमन, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप हर बार देखते हैं, इतने व्यूज और इतने लाइक देते हैं, आप सब हमारी फैमिलीज हैं और आपकी वजह से हम लोग दिन रात प्रगति के पथ पर हैं। और धन्यवाद आपको जो 70,000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट किए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जितना आप लोग हमें लाइक करते हैं, व्यूज देते हैं, उतना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हमारा जो शो है मिट्टी का लाल, आज उसी शो को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी शो की कड़ी में आगे बढ़ा रहे हैं। एक और यूनिक पर्सनालिटी, एक और ऐसे लाल जो बहुत ही नॉर्मल गांव से उठ के उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली स्टैब्लिश्ड किया। नॉर्मल बैकग्राउंड से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए, गांव की एजुकेशन से लेके मल्टी स्टेट उन्होंने एजुकेशन लिया, कई सारे जॉब्स किए और आज की जो सबसे टफेस्ट इंडस्ट्री है दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री में, वहां उन्होंने अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी एक पहचान बनाई। ऐसे एक इंसान से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, कैसे एक इंसान नॉर्मल सिचुएशन से उठ के बड़ा बनता है। तो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं सर। सबसे पहले वेलकम ओपी यादव जी। नमस्कार। आप ओपी यादव जी हैं। मैं जितना बताऊं उससे ज्यादा आप तक परफेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे, परफेक्ट वो बातें पहुंचे जो बातें हम पहुंचाना चाहते हैं शो के माध्यम से, जो कि हमारी एक थीम है। सर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पूरी आपकी बैकग्राउंड, आप एक गांव से आए, आपकी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी को आप अपने शब्दों में एक बार एक्सप्लेन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद त्यागी जी, आपने मौका दिया। आपके चैनल पर मैं आप आज रूबरू हूं और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों से मैं रूबरू हूं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। क्योंकि बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से ही बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव परावा गांव है मेरा, जहां मेरा जन्म हुआ और मेरी 1 से 5 की जो बेसिक एजुकेशन है वो गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई और फिर 6 और 7 वही सार्वजनिक इंटर कॉलेज है हैदरगढ़ टाउन में, वहां से मैंने किया शुद्ध हिंदी मीडियम में। और उसके बाद चूंकि मेरे पिताजी GSTC गुजरात स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की मिल में मजदूर थे गुजरात में, तो मैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए चला गया। मेरे पिताजी और माताजी दोनों निरक्षर थे, इलिटरेट थे। तो एक जज्बा होता, बड़े भाई साहब मेरे CA थे, एक्सपायर कर गए, वो इस दुनिया में नहीं है, सन 2000 में ही एक्सपायर कर गए। तो एक जज्बा था पढ़ने लिखने का, एक मानसिक तौर पे। तो उसके बाद गुजराती मीडियम में मैंने सीधे दाखिला लिया, हिंदी मीडियम से सीधे टर्न आउट किया गुजराती मीडियम के स्कूल में और मैंने इंटर तक गुजराती मीडियम में पढ़ाई किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन भी गुजराती मीडियम में गुजरात यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया। रही बात जो सेक्टर है, इसके बाद पढ़ाई करके जब मैं बाहर निकला तो कई कंपनियों में मैंने काम किया, खासकर उस जमाने में टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे टेलीफोन्स हैं और PCO कॉल मॉनिटर की कई इंडस्ट्री, पैसिफिक टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है। और इसके बाद ब्रेडमा ऑफ इंडिया लिमिटेड, फोर्ब्स गोकक ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। और ये काला इक्विपमेंट लिमिटेड बड़ौदा, अहमदाबाद, काफ़ी मुंबई, काफ़ी जगह मैंने काम किया कॉरपोरेट्स में, से सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, डीलर डेवलपमेंट मैनेजर, काफ़ी कॉरपोरेट्स में काम किया। रही बात जो सेक्टर है मेरा पॉलिटिकल रिसर्च, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, इस सेक्टर में आने की जो शुरुआत में ही एक सिस्टम ऐसा बना, क्योंकि बचपन से ही मैं पॉलिटिकल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था और बहुत गरीबी में पढ़ा लिखा। तो उस जमाने में एक माया करके हिंदी में पत्रिका चलती थी, उस समय 20 रुपए या 15 रुपए की आती थी, वो उसको भी खरीदना उस जमाने में बहुत पहाड़ था। इधर उधर से जुगाड़ करके हर महीने में एक पत्रिका आती थी, मासिक पत्रिका, उससे उत्तर भारत की पूरी सियासत की नब्ज पता चलती थी। उसको बड़े अच्छे से, बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़े चाव से पढ़ते थे उस जमाने में। ये कब आप पढ़ते थे? मतलब पढ़ाई के दौरान, जॉब के दौरान? नहीं, पढ़ाई के दौरान और जॉब के दौरान भी। अच्छा। मतलब ये मान के चलिए कि मैं शायद 7वीं की पढ़ाई के बाद मुझे इंटरेस्ट आ गया। एक बिल्ड्स करके पत्रिका आती है, अभी भी है, मुंबई से निकलती है, जी। सियासत का पैरामीटर कहिए बिल्ड्स को। उसको मैं किसी तरह एक लाइब्रेरी में जाता था, लाइब्रेरियन बहुत धक्के मारता था कि कहाँ आ गए, क्योंकि मैं गुजरात में रहता था, वहाँ गुजराती सारा मामला था, हिंदी में कोई पत्रिका मिलती नहीं थी, एक वही आती थी। तो एक माताजी थी वहाँ जो देखती थी, उनको लग जाता था कि ये कोई पत्रिका हिंदी में क्यों ढूंढता रहता है और हिंदी में भी सियासत की पत्रिका क्यों ढूंढता है। तो बिल्ड्स को जैसे मैं पाता था, बस मैडम हमको 15 मिनट दे दीजिए, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, मैं गेट पे बैठ जाता हूँ, मैं सीढ़ियों पे बैठ जाता हूँ, मैं जीने पे बैठ जाता हूँ, किसी तरह उसको मैं पढ़ता था। वहां से दिमाग के अंदर एक जो वाइब्रेशन होता है, वो पॉलिटिकल वाइब्रेशन पैदा हुआ पढ़ने लिखने का। और उसके बाद मैं
वो सियासत की किताबें, देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खूब पढ़ने लिखने लगा। नौकरी तो मैं कर रहा था, क्योंकि बहुत छोटे परिवार से आया था, प्राइवेट नौकरी कर रहा था कि जीवन तो चलाना, लेकिन नशा जो था, नशा इस सेक्टर में आने तो का। आपके फादर जो कि एक सिंपल जॉब करते थे, जी, उन्होंने नहीं देखा आप क्या है पॉलिटिक्स पढ़ रहा है? मध्यम वर्गीय लोगों का तो दूर दूर तक नाता नहीं होता इन चीजों से कि मतलब कहाँ ये बुक्स पढ़ रहे हो और क्या है पॉलिटिक्स में क्या रखा है, या अमूमन जो लोग अमूमन उनको ये भी भाई हमारे बस का काम नहीं है। उनको तो हमारे पिताजी को नशा था कि लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर हाँ, बने, वही वो नशा मैं कह था। रहा था। ये तो इसको अमूमन तो 90% फैमिलीज के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो प्रकृति में जो होता है वो हो जाता है। तो शुरुआती दौर में उनको लगता था कि सब बेवकूफी भरी चीजें हैं, क्या इसका सब मतलब ये आपके अंदर ये अंश बचपन से ही बचपन से है, ताकि इस फील्ड में आपको जीन्स में attract- मान के चलिए, हाँ, इस तरह नहीं जीन्स तो फर्क हो जाएगा। तो आपके फादर का भी कोई बैकग्राउंड क्या रिलेशन कभी रहा? पॉलिटिक्स में उनको भी बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा, इंटरेस्ट। उनके बहुत इंटरेस्ट था। वो उनके बारे में बताऊं कि तो उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी चीफ प्राइम मिनिस्टर जब बने 2.5-3 साल के लिए देश, 2.5-3 महीने के लिए देश के, तो उनकी पहली तनख्वाह आई थी 65 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि भाई साहब किसान परिवार का व्यक्ति है, और उनको मजाक में लोग चौधरी साहब कहते थे जी। तो एक उनके मित्र थे दुबे जी, उन्होंने कहा कि यार कुछ पार्टी वार्टी नहीं कराओगे? तो उसी दिन तनख्वाह लेके आए थे, 65 रुपए पकड़ा दिए, कहे जाओ सब लोग पार्टी कर लो। शाम को आज माता जी ने कहा कि कुछ पैसा वैसा दो, बाजरा वजरा ले आए, बच्चों का खाना पीना। तो कहे पैसा तो कुछ है ही नहीं, हमने दे दिया सब। तो कहे कहाँ दे दिया? कहे आज पार्टी करा दी, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। कहे उससे हमको क्या लेना देना, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, हम आप चौधरी चरण सिंह के लिए पार्टी करा रहे हैं। अब कहे वो विचारधारा के आदमी चौधरी साहब को किसानों के मसीहा, कहे उससे हमें क्या मतलब किसानों के मसीहा। तो कहे मैं जा रहा हूँ। तो कहे तो जहाँ राशन वासन जहाँ से आता था, वो अग्रवाल साहब यूपी के ही थे, वो हमको भी बहुत मानते थे, पढ़ने लिखने में तेज था, बहुत मानते थे। जाता था तो जलेबी वलेबी मंगा के मुझे भी खिलाते थे। तो मैं पिताजी के साथ गया तो कहे सच बोल रहे हो, तुम्हारे पिताजी सही दे दिए क्या? तो हम कहे उनको नशा है चौधरी साहब वाला, उन्होंने दे दिया। तो एक जीन की जो मैंने बात किया, तो एक सियासत मतलब एक कल्चर वो डेवलप होता है, वो कहीं ना कहीं परिभाषित हो जाता है जिंदगी। तो सर जब आप ये पढ़ाई कर रहे थे, मैगजीन इंटरेस्ट जाग गया था, जॉब में आ गए, तो एकदम से जैसा कि हमारी इन्फॉर्मेशन है कि आप बहुत सारे चैनल पे एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में जाते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप ही नाम बताएंगे उनके। तो एकदम से टर्नआउट कैसे हुआ और वो पहला चांस कैसे मिला एज ए विश्लेषक, और उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। तो एकदम से कैसे एंट्री हुई इसके? देखिए मैं जॉब कर रहा था और बीच में जब मेरे बड़े भाई साहब एक्सपायर कर गए तो लखनऊ आ गए। जी जी जी। और लखनऊ में मैं इधर उधर काम कर रहा था दूसरे ट्रेड में जी। एक दिन मुझे इन्फो एज करके एक कंपनी है गुड़गांव की, इलेक्शन मैनेजमेंट की, एग्जिट पोल ओपिनियन की कंपनी है। अच्छा अच्छा। तो उसके चीफ लखनऊ में थे, तो उन्हीं का एक रिप्रेजेंटेटिव मुझे मिल गया रास्ते में से चलते चलते। मैं बहुत निराश था। तो उन्होंने कहा, ऑटो में बैठ गया, तो उन्होंने कहा कि आप चलो मैं किराया दे देता हूँ। तो बात करते करते सियासती बात होने लगी। अच्छा। तो कहे यादव जी आपको बड़ा नॉलेज है, बड़े काम के आदमी हो। तो हमने कहा सर लेकिन क्या है, हमारी प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं हो रहा। कहे ये कार्ड पकड़ो, ये लखनऊ में है, राज होटल में रुके हुए, इनको जाकर के आप मिलो और आपको हो सकता है वो हायर कर ले। तो मैं उनको मिलने का जनरल ऐसे मिलने का, मुझे मेरे मन में नहीं था कि कुछ होगा। तो जब मेरा उन्होंने लैंग्वेज देखा तो आप मान के चलिए कि मानसिक रूप से मुझे गूगल पकड़ी है पॉलिटिकल लाइन का। अच्छा। तो हाँ, तो मैं जब मैं गया, बात होने लगी, तो ये विधानसभा वो विधानसभा, एक राज्य की भी दूसरे राज्य फिर तीसरे राज्य, तो डिस्कशन करते करते उनको लगा कि यार ये रियल में चलता फिरता गूगल है, पॉलिटिकल गूगल। जी। तो उन्होंने कहा यादव जी बताइए क्या लेंगे क्या नहीं। हमने कहा सर मुझे मेरे बाल बच्चे जिंदा रहे उतना मिल जाए, मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट है, मैं इसमें कैरियर बनाना चाहता हूँ। इलेक्शन मैनेजमेंट एग्जिट पोल ओपिनियन पोल की कंपनी थी, उसको एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैंने ज्वाइन किया। वहां से मुझे ब्रेक मिला। क्या थे वो, क्या नाम था उनका? विवेक सिंह बागड़ी। अच्छा। इन्फो एज के डायरेक्टर थे। उससे एक और कंपनी बन गई, पॉलिटिकल एज भी बनी, कई लोग अलग हो गए। फिर तो IITians थे सारे। ओके ओके ओके। तो वहां से मुझे ब्रेक मिला। उसके बाद उसमें काफी काम किया, काफी जबरदस्त काम किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की, कौटिल्या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि सियासती काम था कौटिल्या, तो फिर कौटिल्या के नाम से एक नई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेके आए। उसमें 3-4 लोग हमारे साथी थे। वही पॉलिटिकल, हाँ, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल, पॉलिटिकल रिसर्च, उसको लॉन्च किया, बड़े अच्छे से चला है, काफी सर मेरा यहाँ पे एग्जिट पोल और जो बार बार आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अक्सर हमने देखा जब भी इलेक्शन आते हैं, माहौल कैसा भी हो, इलेक्शंस जब आते हैं, चाहे वो असेंबली हो आपका, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, स्टेट के इलेक्शंस हो, कोई भी इलेक्शन हो, किसी भी इलेक्शन में एक तरीके से एक तो जनरल माइंडसेट होता है पब्लिक का
कि भाई ठीक है इस बार ये सरकार चल रही है। जर्नल जो लोग अच्छा बुरा कम ज्यादा अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं वो तो समझते ही हैं, लेकिन जब कैंपेनिंग के दौर आते हैं और जब मीडिया पूरी तरीके से अटैक करता है मार्केट के अंदर पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, तो उस समय सोशल मीडिया ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लीजिए, प्रिंट मीडिया ले लीजिए, यानी कि मीडिया जो सेक्टर है, क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं इसलिए मैं बात मेरे पर्सनल दिमाग में है इसलिए मैं जा रहा हूं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो जानना चाहते हैं क्योंकि सब टीवी से ही देख के समझते हैं, उसी माध्यम को यूज करके मैं उन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो मीडिया अटैक करता है इंडस्ट्री टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे, जो 5 साल में लोगों ने सोचा होता है वो 6 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर वो ओपिनियन बदल देते हैं। इतना ज्यादा कैंपेनिंग होती है। तो आप चूंकि एक्सपर्ट, मैं जानना चाह रहा हूं कितना % रोल होता है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के रिजल्ट डिफरेंस आते हैं ऑलमोस्ट काफी हद तक, कभी कभी क्लोज भी आ जाते हैं, लेकिन अधिक टाइम क्या होता है एग्जिट पोल कुछ और होता है, ओपिनियन पोल कुछ और होता है। तो ओपिनियन पोल एग्जैक्टली कैसे डिजाइन होता है? देखिए एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल दोनों में बहुत बड़ा बेसिक, हाँ एग्जैक्ट पोल में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा परसेप्शन, ये इंडस्ट्री अब परसेप्शन की इंडस्ट्री, खासकर मीडिया की मैं बात करूंगा। रिसर्च इंडस्ट्री और मीडिया दोनों को अलग परिभाषित किया जाए तो मीडिया जो है वो एक परसेप्शन है। एक जमाना होगा आप 80-84 का दौर जब दूरदर्शन पर डॉक्टर योगेंद्र यादव, प्रणब विनोद दुआ, प्रणब रॉय, ये जब एग्जिट पोल ओपिनियन पोल लेके आते थे, सेंटर फॉर स्टडीज एंड डेवलपिंग सोसाइटी CNDS का जब रिसर्च आता था, बड़ा इंटरेस्ट हमको आपको सबको था कि CNDS बता रही फलाने की सरकार बनेगी। एक बड़ा एग्जिट पोल ओपिनियन का मतलब होता सर्टिफिकेट होता था। आज अभी पार्लियामेंट के नतीजों का आपने देखा होगा बड़े अच्छे से, जब एग्जिट पोल ओपिनियन पोल आए पूरे अपोजिशन के लोग जैसे बेहोश हो गए और सरकार के वाला था इसी सवाल पे। हाँ, सरकार के लोग नतीजे आने के बाद जवाब नहीं दे पा रहे थे कि आप तो 400 पार कर रहे थे, ये नतीजे कैसे आ गए। और जो जैसे मेरी एजेंसी है वर्डिक्ट रिसर्च, तो वर्डिक्ट रिसर्च और मान लो आपके चैनल का जॉइंट एग्जिट पोल है, तो दोनों शर्मसार हो गए। वर्डिक्ट रिसर्च भी शर्मसार हो गई और सैमसंग जो आपकी टीवी है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने उस समय देखा 80% चैनल्स 350 तो पार करा ही रहे थे। जी 350 और 400 के जो बीच की लड़ाई। ना कि एक परसेप्शन होता है कि मानसिक रूप से माइंड सेट तैयार किया जाता है कि इसके आसपास नतीजे रहेंगे। उस पे बहुत डेप्थ में जाने का इस दौर भी नहीं है, वो कई चीजें होती है, मैनेजमेंट का दौर है, शुद्ध भाषा में कहा जाए तो मैनेजमेंट की वो कई चीजें आती हैं, वो कभी फिर डिस्कस किया जाएगा उस पे। हम सब्जेक्ट पे हैं तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बेसिक फर्क है। एक क्वेश्चन जो आपने कहा उसी में से निकल के उसका जवाब भी आता है। जैसे वोटर जो है, जैसे आप क्या सैंपल साइज ले रहे हैं, डेमोग्राफिक जो भारत की जातीय समीकरण है अलग अलग राज्यों में है कि देखिए हिंदुस्तान की सियासत जाति और धर्म के पास आसपास है। धर्म भी मुद्दा है और जाति भी मुद्दा है। जाति कभी कभी दबती है, धर्म बड़ा बन जाता है, धर्म कभी कभी छोटा मुद्दा बनता है, जाति बढ़ जाती है। इस देश में जाति, और बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, जाति और धर्म की ही सियासत है और लंबे समय तक चलेगी, इसका कोई अंत नहीं दिख रहा। आप किसी भी राज्य में देखिए, गुजरात में जाइए पटेलों की बात होगी, आप पवार बनाम पाटिल महाराष्ट्र में जाइए, राव बनाम रेड्डी के देखिए, कम्मा बनाम कापू की सियासत देखिए, आप बिहार में जाएंगे बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड, और नीचे चले जाइए मोस्ट बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी और उसमें महादलित तक की बात आ गई। उत्तर प्रदेश को देखिए, उसके बाद देश में एक धर्म की भी बात हो रही है कि भाई राम मंदिर की बात हो गई, अब इस पे अब दूसरा किस पोर्शन पर मैंडेट मिलेगा, मथुरा काशी की बात हो रही। तो देश की सियासत जाति और धर्म की, ये बात 89 से आप देखिए मंडल के बाद, आफ्टर 89 मंडल के बाद लगातार चेंज हुआ। मंडल और कमंडल की सियासत पहले भी खूब सुना, अब उसको जाति और धर्म के कंपेयर में, फिर अभी आप 2 दिन पहले देखिए सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट पे चर्चा हो रही, तो जाति ही है, घूम फिर के जाति ही। चीफ अब मैनिफेस्टो आने के पहले ही पॉलिटिकल पार्टी बताती है कि चीफ मिनिस्टर इस पार्टी इस बिरादरी का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस बिरादरी का, स्पीकर इस बिरादरी पर, आम सहमति उसी पर बनती है। तो जी जो बेसिक मुद्दा है खासकर हिंदुस्तान और उत्तर भारत की सियासत में, तो जाति और धर्म के बीच में सियासत। दूसरी बात यह है कि सैंपल साइज की जो हम बात कर रहे थे, कितना सैंपल साइज ले रहे हैं। एक असेंबली में मान लो 400 बूथ हैं, आप एक जगह बैठकर अगर रिपोर्ट बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आपके फेल हो जाएंगे। लेकिन आपने
मान लो किसी बूथ पर 1000 वोट है और आपने 10% सैंपल साइज लिया 100 लोगों से, वो भी अलग अलग कम्युनिटी पर, अलग अलग कोर्सों पर। मान लो बैकवर्ड की किसी एक कम्युनिटी पर आपने फोकस किया कि जाट कम्युनिटी पे उदाहरण के तौर पर सैंपल ले लिया आपने, लेकिन गुर्जर छोड़ दिया, सैनी छोड़ दिया, यादव छोड़ दिया, कुर्मी छोड़ दिया, तो आपको बैकवर्ड का जो 54% बैकवर्ड की जो पॉपुलेशन, उसका ओपिनियन नहीं मिला, उसका ओपिनियन नहीं मिला। आपने दलित पे सिर्फ जाटों पर फोकस किया या जाटो डोमिनेटेड 3 गांव पकड़ लिए और जो बाकी जो कम्युनिटी है, धोबी है, वाल्मीकि है, छोड़ दिया, तो सैंपल साइज वहां आपका Exactly होगा। दूसरा जैसे रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल एरिया में आदमी एक जगह बैठ करके एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जवाब दे देता है। अच्छा, रूरल एरिया में एक बड़ी चीज है कि भाई सरपंच बैठा हुआ या कोई ताकतवर डोमिनेटेड पर्सनालिटी बैठी हुई तो लोग जवाब देने में कतराते हैं। अर्बन एरिया में क्या है कि दरवाजे नहीं खोल रहे लोग, आपसे बात नहीं करना चाहते, तो सैंपल साइज कितना, किस लेवल का, किस इंटेलेक्चुअल का सैंपल है, किस इंटरेस्ट से लिया गया, किस इंटरेस्ट से लिया गया है, ये भी तो एक बात है। 100% आपकी बात में दम है। तो किस तरह का सैंपल साइज है। और रही बात वोटर की, वोटर जहां तक मैंने अपना इतने सालों के तजुर्बे में देखा, वोटर, हिंदुस्तान का वोटर 3 तरह का है। एक तो बैलेंसिंग वोटर है, वो चुनाव को बैलेंस करता है। आप जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपने राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट दिया, आपने कुर्मी समाज के व्यक्ति को, जाट समाज के व्यक्ति को टिकट दिया, उसकी बिरादरी का वोट उसको शिफ्ट कर गया, तो ये होता बैलेंसिंग वोट। आलू की तरह की, जिस सब्जी में डाल दोगे सब्जी बढ़िया एडजस्ट कर देगा, एडजस्ट कर जाएगा। तो बैलेंसिंग वोटर। एक होता है ट्रेडिशनल वोटर कि भाई ये कम्युनिटी इस पर्टिकुलर बिरादरी को ही वोट करती है, कभी नाराज हो जाए तो हो सकता है रिएक्शन में कुछ हो जाए इधर उधर, तो ये जो ट्रेडिशनल परंपरागत मतदाता जिसको कहते हैं। और एक होता है फ्लोटिंग वोटर, ये करीब 15% मैक्सिमम और मिनिमम 6-7% वोट फ्लोटिंग। इसका भगवान भी मालिक नहीं, डिपेंड ऑन सिचुएशन नहीं, जो प्रभाव में, हाँ प्रभाव में, हवा में, एक्शन में और रिएक्शन में, सब में है। ये वोट कहाँ मूव करेगा। और आप मान के चलिए देश की सियासत में जो भी चेंज हो रहा है ये फ्लोटिंग वोटर कर, इसमें यूथ बहुत है, इसमें मैक्सिमम यूथ है। और यूथ की आइडियोलॉजी बहुत मोमेंट वाली आइडियोलॉजी है, बहुत देर तक स्टेबल नहीं है हिंदुस्तान का यूथ। वो सोच रहा है मुझे मिल क्या रहा, और सरकारें भी उसी पर खेल रही है। भाई आप एक जो लाभार्थी वोट तैयार हुआ, ये लाभार्थी वोट कहीं ना कहीं लाभ लेने की योजना वाला वोट है, उसमें वैचारिकता की कोई बात ही नहीं आती। हमको ये चीज, हमें क्या मिल रहा। तो एक नया कॉन्सेप्ट, और सियासत में भी है कि सियासतदान भी सोच रहा कि सेवा का परसेप्शन ही नहीं, वो कह रहा है मेरा क्या, मुझे क्या मिल रहा। सियासतदान भी यही सोच रहा है और वोटर भी यही सोच रहा है। ये बेसिक फलसफा है। अच्छा सर, जब आपने पॉलिटिकल फील्ड चूज किया था तो आप इसमें एज ए विश्लेषक आ गए, तो यही बनना चाहते थे या पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है, जो हर आदमी जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमपी, एमएलए, राज्यसभा मेंबर बनना चाहता है, क्या आपका ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा? मैंने सुना कहीं रहे हैं ज्वाइंट आप। नहीं, मैं सियासत में भी रहा और चुनाव विश्लेषक तो हो गया। हाँ। आज की तारीख में उत्तर भारत के ज्यादातर टीवी चैनल, जी न्यूज पर आपने मुझे देखा होगा, न्यूज 18 इंडिया, एपीएन न्यूज, भारत समाचार, नेशनल वॉइस, इंडिया वॉइस, इंडिया वॉच, बड़े, और मेरे स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत करके का कार्यक्रम प्राइम टीवी पर, प्राइम न्यूज और नेशनल वॉइस पर काफी स्पेशल प्रोग्राम चलते हैं। और स्वदेश न्यूज पर पिछले पार्लियामेंट का हमने पूरा एग्जिट पोल दिया था, पूरी 543 पार्लियामेंट सेगमेंट का, 3 दिन लगातार सेशन चला। तो चुनाव विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट के रूप में ख्याति मिल चुकी, चैनलों पर टीवी पैनलिस्ट के रूप में खूब आ गए। सियासत में शुरुआती जीवन में एक पोर्शन छूट गया। बीच में जब मैं अपना काम कर रहा था, अपनी कंपनी डाल लिया। पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है हमारे, ऑफलाइन कोर्सेज भी है, वर्डिक्ट रिसर्च पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कोर्सेज हैं। और ये पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट के, माइक्रो इलेक्शन मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। डिजिटल जो डिजिटल इलेक्शन मैनेजमेंट बेसिकली इलेक्शन को रन कराना, पूरा कैंपेनिंग करना, क्या क्या कवर होता है सर इलेक्शन मैनेजमेंट में? सर्वे से लेकर के बूथ वाइज सर्वे, डिजिटल मैनेजमेंट, वॉर रूम, जीरो ग्राउंड मैनेजमेंट, और अलग अलग पोर्शन, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, वर्कर ट्रेनिंग, कई। यानी कि मैंने इसलिए पूछा, इन्फॉर्मेशन तो थी, बट चूंकि जो लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास पैसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, बट उनका अपना कोई सर्कल नहीं है, अपना कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है। तो उनको भी मैं मैसेज पहुंचाना चाहता था जो हमारा ये शो देखेंगे, कि अगर किसी के मन में है, पार्टी आप चॉइस करें, इंडिविजुअल आना चाहे इंडिविजुअल चाहे, पार्टी, हम यहाँ कोई प्रमोशन में नहीं है, किसी पॉलिटिकल से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एज ए इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी
हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान से अगर आपको किसी फील्ड का यानी अपनी टेरिटरी का, अपनी विधानसभा का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो उसमें आपको किसी तरीके का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ओपी यादव जी हैं। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, एक स्पेशली पॉलिटिकल विंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस शो से निकल के एक और पॉलिटिकल शो हम लोग शुरू करेंगे जो कंप्लीटली पॉलिटिकल बेस होगा, जो छोटे से प्रधानी इलेक्शन से लेके एमपी एमएलए के इलेक्शन कवर करेगा। हर वो बात जो एक आम नागरिक, आम मतदाता को जाननी चाहिए, वो उनके पोस्ट होगी। और सैम टीवी की तरफ से मैं आपको विश्वास देता हूं कि हमारे शोज के जरिए जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, हमारी कोशिश होगी कि 99% हम लोग क्लियरिटी से आपको पहुंचाएं, क्योंकि यहां हमारा कुछ इस तरीके का कभी कोई लालच नहीं रहा कि हम इस तरीके की बातें लोगों को भ्रम या कंफ्यूजन स्टेटमेंट पहुंचाएं। तो मैं अपने सभी लोगों से कहना चाहता हूं सर कि अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो आगे बढ़ाएं, और सेकंड शूट करेंगे सर, एक एपिसोड और। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जल्दी ही करेंगे। उस पर बांग्लादेश पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, चाइना पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, इंटरनेशनल भी बात करेंगे, और 27 के इलेक्शन और उससे पहले जो 26 में इंटरनल छोटे इलेक्शन होने हैं उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। तो थैंक यू ओपी सर, आप हमारे साथ जुड़े और जल्दी जल्दी हम लोग दोबारा जुड़ेंगे। और अगेन, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो ऑफिसर से कर सकता है। तो मैं सभी दर्शकों को इस मिट्टी के लाल एपिसोड में आज की जो इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंची होगी, कैसा लगा हमें जरूर मैसेज के जरिए बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।